पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स हम चीन के साम्राज्य दल की भूमिका पढ़ रहे थे और हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार चीन का साम्राज्य दल जो है जन संगठनों का नियंत्रण में तत्व में इसकी भूमिका है। हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि ये दल चीन के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार से ये जन संगठन के रूप में वहां पर सहायक अपनी जय भूमिका का निर्वाह करते हैं। अगला है पॉइंट हम देखते हैं कि साम्राज्य दल इन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि दल जन संगठनों के माध्यम से, तीसरे पॉइंट में ही है, दल जन संगठनों के माध्यम से अपनी सहायक भूमिका निभाते हैं। अपनी सहायक भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है साम्राज्य दल इन जन संगठनों के माध्यम की मदद से इन जन संगठनों की मदद से चीन के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के विरोधियों को विरोधियों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता है। समाप्त करना चाहता है। तो देखिए, इस प्रकार साम्राज्य दल इन जन संगठनों के माध्यम से इन जन संगठनों के माध्यम से चीन की संपूर्ण सामाजिक जीवन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो जाता है, निभाने में सफल हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार चीन में जन संगठनों का नियंत्रण एवं नेतृत्व करने में सामवादी दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम देखते हैं कि सभी प्रकार के जन संगठनों के निर्माण, नेतृत्व एवं संचालन नियंत्रण के बारे में सामवादी दल की एक सुनिश्चित नीति एवं कार्यप्रणाली है कि जो जन संगठन है उनके निर्माण, उनकी संरचना, उनके नेतृत्व में, उनके संचालन में सामवादी दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट है, सामवादी दल अपने किसी प्रशिक्षित एवं निष्ठावान पदाधिकारी के नेतृत्व में किसी जन संगठन का निर्माण करता है। तो जन संगठन के निर्माण में भी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो अपने किसी पदाधिकारी के निर्देशन में देखते हैं कि किस प्रकार जन संगठन का निर्माण करते हैं। अगला है, इन संगठनों में सक्रिय सदस्यों की मदद से दल इन संगठनों की नीति, निर्णय एवं कार्यक्रमों पर अपना नियंत्रण रखता है। तो किस प्रकार से, पहले तो उनके निर्माण में, जन संगठनों के निर्माण में सामवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर हम देखते हैं कि दल इन सदस्यों के माध्यम से संगठन की नीति, निर्माण एवं कार्यक्रमों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अगला है, दल चीन के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दल इन जन संगठनों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है। किस प्रकार से, जन संगठन के माध्यम से चीन के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, सामवादी दल इन जन संगठनों की मदद से चीन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र में जो समाजवादी व्यवस्था के विरोधी हैं उनके विरोधियों के जो प्रभाव को समाप्त करता है। फिर सामवादी दल इन जन संगठनों के माध्यम से चीन की संपूर्ण सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सामवादी दल में जो है, ये सामवादी दल इन जन संगठनों पर नियंत्रण एवं नेतृत्व रखकर किस प्रकार चीन की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है व्यवस्था पर किस तरह से अपना महत्वपूर्ण प्रभाव जमाता है। और जो चीन में हम देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था जो किस प्रकार से वो इन जन संगठनों की मदद से समाजवादी व्यवस्था के जो भी विरोधी हैं उनको समाप्त करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में जो सामवादी दल है वो जन संगठनों के नियंत्रण एवं नेतृत्व के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में जन संगठनों के माध्यम से सामवादी दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होता है। अगला हम देखते हैं कि अगली जो भूमिका हम देखते हैं देखिए, अगला पॉइंट है शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण।
तो देखिए हम देखते हैं कि चीन में शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण साम्यवादी दल द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निम्न है। भूमिका निम्न है। तो देखिए पहला पॉइंट है, चीन में एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल साम्यवादी दल है। जिसे चीन के संविधान ने द्वारा मान्यता दी गई है। तो देखिए चीन में समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में चीन में समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में साम्यवादी दल को साम्यवादी दल की भूमिका को गौरव प्रदान किया है। अगला है, चीन में शासन के तीनों अंगों के तीनों अंगों के समस्त सदस्यों का निर्वाचन एवं नियुक्ति
निर्वाचन एवं नियुक्ति साम्यवादी दल के निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाता है। निर्वाचन नियुक्ति साम्यवादी दल के निर्देशन नियंत्रण में किया जाता है। दल ही अपने ही परखे हुए निष्ठावान सदस्यों को शासन के तीनों अंगों में स्थापित करता है। तीनों अंगों में स्थापित करता है। अगला है, चीन में शासन के सभी स्तरों में के समानांतर ही चीन में शासन के सभी स्तरों के समानांतर ही दलीय के समानांतर ही दलीय संगठन की स्थापना की गई है। की स्थापना की गई है। अगला है, दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर नीतियां बनाता है निर्णय लेता है और कार्यक्रम तय करता है। और इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को केंद्रवाद के सिद्धांत को शासन के
प्रत्येक क्षेत्र में लागू करता है। शासन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करता है। अगला है चीन में दल सेना का भी नियंत्रण एवं नेतृत्व करता है। नेतृत्व करता है। अपने दलीय सैनिक आयोग द्वारा अपने दलीय सैनिक आयोग द्वारा दल शासन के केंद्रीय सैनिक आयोग का नियंत्रण करता है। दल शासन के केंद्रीय सैनिक आयोग का नियंत्रण करता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण भी जो है इसी दलीय व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। तो देखिए हम देखते हैं कि चीन में जो शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण दलीय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। पहला है चीन में एकमात्र दल सामरिक दल है और यहां पर संविधान में भी इसे महत्वपूर्ण गौरव प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है शासन के तीनों अंगों के समस्त सदस्यों का निर्वाचन एवं नियुक्ति सामरिक दल के निर्देशन एवं नियंत्रण में की जाती है। दल अपनी परखे हुए निष्ठावान सदस्यों को शासन के तीनों अंगों में स्थान प्रदान करता है। अगला है चीन में शासन के सभी स्तरों के समानांतर ही दलीय संगठन की स्थापना की गई है। दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर नीतियां बनाता है, निर्णय लेता है, कार्यक्रम तय करता है। तो देखिए हम देखते हैं कि इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को वह शासन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू करता है। अगला है चीन में दल सेना का भी नियंत्रण नेतृत्व करता है। अपने दलीय सैनिक आयोग द्वारा दल शासन के केंद्रीय सैनिक आयोग का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में जो दलीय व्यवस्था है वो शासन का नेतृत्व एवं नियंत्रण जो है महत्वपूर्ण रूप से करती है। अब हम अगली भूमिका देखते हैं। अगली भूमिका क्या है?
देखिए अगली भूमिका है दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका। तो देखिए अगली भूमिका है दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका। देखिए हम देखते हैं कि साम्यवादी दल के संदर्भ में सर्वाधिकारवाद से हमारा आशय है सर्वाधिकारवाद से हमारा आशय है कि दल व्यक्ति एवं समाज के दल व्यक्ति एवं समाज के सभी क्षेत्रों में समाज के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करता है। अपना अधिकार स्थापित करता है। अर्थात दल इन सभी क्षेत्रों में दल इन सभी क्षेत्रों में अपना नेतृत्व नियंत्रण की स्थापना करता है। क्षेत्रों में अपने नेतृत्व एवं नियंत्रण की व्यवस्था करता है। नियंत्रण की व्यवस्था करता है और अपने ढंग से इनका संचालन करने में स्थापना करता है और अपने ढंग से इनका गलत हो गया, स्थापना करता है और अपने ढंग से इनका सफलतापूर्वक संचालन करता है। तो देखिए दल की वास्तव में सर्वाधिकारवादी भूमिका है। हम देखते हैं कि सर्वाधिकारवाद से हमारा तात्पर्य है दल के संदर्भ में दल व्यक्ति एवं समाज के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करता है। अर्थात दल इन सभी क्षेत्रों में अपने नेतृत्व एवं नियंत्रण की स्थापना करता है और अपने ढंग से इनका सफलतापूर्वक संचालन करता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार चीन में हम साम्यवादी दल
को सर्वाधिकारवादी भूमिका में देखते हैं कि किस प्रकार से चीन में साम्यवादी दल जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण नियंत्रण और निर्देशन करता है, नेतृत्व करता है और किस प्रकार सफलतापूर्वक जो है सभी व्यवस्थाओं का संचालन करता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में समाजवादी व्यवस्था है और चीन में किस प्रकार से संविधान में जो है साम्यवादी दल को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो चीन में जो उपयुक्त व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि किस प्रकार चीन में साम्यवादी दल ने अपनी शक्ति को बिल्कुल मजबूत बना रखा है और हम देखते हैं कि दल जो है अपनी शक्ति के आधार पर शासन, सेना एवं समाज का नियंत्रण स्थापित करता है। तो देखिए इस प्रकार हम चीन में जो है इस साम्यवादी दल की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं और चीन के संविधान ने इस साम्यवादी दल को इतने महत्वपूर्ण अधिकार शक्तियां दी हैं कि किस प्रकार यह आज चीन के जो है पूरे समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जो है ये अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं, अपना नियंत्रण और निर्देशन, अपना नेतृत्व बनाए हुए हैं और इस प्रकार यह चीन की जो है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है।